जी, अस्सलाम वालेकुम. Today is my topic drug-induced disease. And simply, you can say DID, drug-induced disease. Okay, I am Mohammed Rashid Yaqub, Assistant Professor in Faculty of Pharmacy, Hamdard University. So first of all, I just tell you about drug-induced disease. What is drug-induced disease? A drug-induced disease is the unintended effect of a drug that result in the mortality or morbidity with symptoms sufficient to prompt a patient to seek medical attention and or to require hospitalization. Drug-induced disease can result from unanticipated or anticipated drug effect. Disease also can occur from product impurities interference, as was the case with death attributed to the use of the contaminated heparin in 2008. 2008 में ऐसा हुआ था कि एक मेडिसिन की वजह से डेथ हो गई थी और उसी कंटेमिनेटेड हो गया था वो चीज़ जो है ड्रग जो है कंटेमिनेटेड हो गई थी और ड्रग होता है यहाँ से हेपरिन की हुई थी वो हेपरिन की कंटेमिनेटेड हो गई थी तो इसी तरह से हमने फिर बहुत सी ड्रग की लिस्ट बनाई जो कि जिससे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कंटेमिनेटेड हो जाए और वो या तो मॉर्बिडिटी कर दे या मोर्टिलिटी कर दे या तो उसमें डेथ हो जाए पेशेंट की या फिर वो बीमार हो जाए तो वो क्यों है ड्रग की वजह से ड्रग की कोई ऐसे इफेक्ट हो जाए अनइंटेंडेड इफेक्ट होते हैं ड्रग्स से और इस ड्रग की इफेक्ट की वजह से कुछ बीमारी हो जाए या डेथ हो जाए तो उसको कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़ उस डिजीज़ को जिसकी डिजीज़ की क्रॉस होके अगर या तो क्रॉस होगी वो डिजीज़ बन गई या उसकी वजह से वो डिजीज़ की वजह से कोई डेथ भी हो जाए अगर और इसके लिए ज़ाहिर है ये बहुत सीरियस मामला होता है तो इसमें हॉस्पिटल में एडमिट होना भी ज़रूरी होता है और ड्रग इंड्यूस कैन रिजल्ट फ्रॉम अच्छा ये ड्रग इफेक्ट होते हैं तो वो जो हमने बताया ये एग्जाम्पल मैंने बता दी अभी इसकी हेपरिन की बात बताई है हमने विजिलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द रेगुलर अथॉरिटी ड्रग मैन्युफैक्चरर एंड क्लिनिशियंस बहुत ही विजिलेंस होना पड़ता है होना पड़ेगा और ताकि ये ड्रग इंड्यूस डिजीज़ जो है डेवलप ना हो एक तो रेगुलर अथॉरिटी को जो कि हमें हमारे लॉज बनाती हैं जो कि चेक करते हैं और जो कि जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर्स भी आ सकते हैं उनके लॉ के तहत जो है जो उनको लॉ को इम्प्लीमेंट करा रहे होते हैं तो वो लोग वो शामिल होते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरर होते हैं जो ड्रग को बना रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं और जो क्लिनिक्स में काम करते हैं और साथ साथ पेशेंट भी अगर साथ होंगे तो ये सबके कॉम्बिनेशन उनकी वर्क की वजह से उनकी विजिलेंस की वजह से उनकी देखभाल और उनकी चेक एंड बैलेंस सिस्टम है तो ड्रग इंड्यूस डिजीज़ ना होने के बराबर हो जाए या ऐसे इफेक्ट कम से कम हो it's necessary to minimize the potential for harm that is inherent in drug use ठीक ड्रग यूज़ की वजह से ये हो जाती हैं चीज़ें तो उसको हम अपनी विजिलेंसी की वजह से उसको ख़त्म कर सकते हैं इन एवरीडे क्लिनिकल प्रैक्टिस adverse events associated with the use of medical product can lead to hospitalization, permanent disability और इवन डेथ ये देखिए तीन चीज़ें हो सकती हैं इसकी या तो अगर ये हो जाए तो या तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या परमानेंट ऐसी कोई डिसेबिलिटी हो जाती है या फिर डेथ भी हो जाती है जनाब फिर जो है शेयरिंग स्टॉप हो गई थी
Physician and other health professionals should be aware of the extent and spectrum of drug-induced disease. Next slide. How are drug-induced disease diagnosed? ड्रग इंड्यूस डिजीज को हम डायग्नोस करने क्यों कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है। उसका आंसर क्या है? ड्रग इंड्यूस डिजीज आर प्राइमरी डायग्नोज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ द ड्रग इंटेक। देखें, सो मैंने बोर्ड कर दिया है, आप देखें कि क्या मेन चीज़ है। हम ड्रग की जो इंटेक है उसकी हिस्ट्री को देख लें, अगर उसकी हिस्ट्री को देखें तो पता चल जाएगा कि उसी ड्रग की वजह से ये डिज़ीज़ हो रही है, तो हम डायग्नोज कर सकेंगे। Drug-induced disease are primarily diagnosed based on the history of the drug intake obtained from the patient or the family. The symptoms should appear at the reasonable time frame after taking the medication. By default, physician or pharmacist should inquire about drug intake to any patient coming to the clinic with a problem so as not to miss out on the drug-induced disease. If the drug is re-administered, the symptom may reappear. This is referred to as re-challenge confirm a drug-induced disease, but it's usually not done due to ethical reason. ठीक है जी, पहले तो बताया बेस्ड ऑन द हिस्ट्री ऑफ ड्रग इंटेक, इसकी वजह से हमें पता चल जाएगा। फिर फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट जो होते हैं वो इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या क्या मेडिसिन उसको ली थी, क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, कोई डोज मिस की है क्या, या डोज ड्रग कौन सी ड्रग लेने से ये हुआ। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्रग ले रहे थे वो डिसकंटिन्यू कर दी, वो दोबारा ड्रग लेनी शुरू की, तो इसकी वजह से भी सिम्टम जो है दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या है, इसको इसमें भी विजिलेंस होना पड़ेगा, और फिर हमें डायग्नोसिस में पता चल जाता है ये मेडिसिन छोड़ी थी तो सिम्टम खत्म हो गए थे, अब वो मेडिसिन दोबारा लेनी शुरू की तो सिम्टम अपेयर होने शुरू हो गए, तो इससे भी डायग्नोस हो जाता है कि ये मेडिकेशन है जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो रहे हैं और ये ड्रग इंड्यूस कर रहे हैं, ये ड्रग इंड्यूस डिजीज कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए चैलेंज भी है। और जो है इसके लिए ज़्यादा, लेकिन पेशेंट को इस तरह करना एथिकली रीज़न में नहीं आता, तो इसलिए ये हम इस तरह कम करते हैं कि पेशेंट को अभी रोकें, कभी देखें, कभी मेडिसिन देखें, यानी पेशेंट को चेक किया जाए, और पेशेंट की डिजीज़ को बोल के हम इसको सिर्फ चेक करने के लिए इसको इस तरह क्या करें कि स्टॉप करें फिर इसको स्टार्ट करें, तो वो अच्छा नहीं है। हाउ आर ड्रग इंड्यूस डिजीज ट्रीटेड, इसको किस तरह ट्रीट किया जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस डिजीज इज टू रिपोर्ट द एडवर्स इफेक्ट टू द पेशेंट। पहले सबसे पहले तो ये होगा कि जो मेडिसिन ले रहे हैं उसका एडवर्स इफेक्ट जो हमें पता चल रहे हैं वो फिजिशियन को बोलेंगे। अगर उसको बताएंगे तो पता चलेगा इस मेडिसिन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो मे स्टॉप द इनटेक। ठीक, कौन सी मेडिकेशन है उसको स्टॉप कर देंगे, और टाइम के तौर पे उसको या तो रिड्यूस कर देंगे, रिड्यूस द डोज ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करें, एकदम से छोड़ दें ड्रग ये भी नुकसानदेह हो जाता है, तो एकदम उसकी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेंगे डोज को, और यहाँ तक कि उसको डिसकंटिन्यू करके उसका रिप्लेसमेंट भी तलाश कर लेते हैं, एंड रिप्लेस विद एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव, यानी वो मेडिकेशन हटा के उसकी जगह दूसरी मेडिकेशन देने लगेंगे। Many times, these simple steps can relieve the patient of the symptom. Those who do not recover require additional treatments depending on the adverse events. How do you prevent drug-induced disease? कैसे बचा जाए इनसे, ड्रग इंड्यूस डिजीज ना हो, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो स्टेप दैट कुड हेल्प टू प्रिवेंट ड्रग इंड्यूस डिजीज इंक्लूड द फॉलोइंग। उसी 3 स्टेप दिए हुए हैं, इनको जब देखिए तो मैंने वो बोल्ड भी किया है ताकि आप उसको आसानी से समझ लें। ऑलवेज इन्फॉर्म, ठीक, सबसे पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें या फार्मासिस्ट को इन्फॉर्म करें पेशेंट, तो जाहिर सबसे पहले तो ये इन्फॉर्म ही नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा। इफ यू सफ़र फ्रॉम एनी इलनेस और टेक एनी अदर मेडिकेशन, पेशेंट से मुखातिब हो रहे थे, अगर पेशेंट जो है किसी किस्म की भी इलनेस उसको हो जाए और मेडिकेशन लेने की वजह से हो रही है, ड्रग इंड्यूस डिजीज़ को ट्रीट करना है, तो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी वजह से कोई इलनेस हो रही है, तो उस इलनेस को ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर पहले अपने डॉक्टर को और फार्मासिस्ट को बताएगा, तो ज़ाहिर ये जब उसको रिपोर्ट करेगा
तो हम इसका देख सकेंगे कौन सी मेडिकेशन क्या प्रॉब्लम कर रही है। इंक्लूडिंग एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बिफोर यू आर प्रिस्क्राइब आ मेडिकेशन। कभी कभी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो होते हैं वो भी ये करते हैं ड्रग इंड्यूस डिजीज को। Inform your doctor and pharmacy if you have suffered from any previous allergic reaction। पेशेंट जो है अगर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है उसको जब भी इन्फॉर्म करेगा, एलर्जिक रिएक्शन किसी ड्रग की वजह से भी हो सकता है टू अ ड्रग और एनी अदर सब्सटेंस लाइक फूड इंग्रेडिएंट, या किसी फूड इंग्रेडिएंट से भी हो रहा हो जब भी। टेक द मेडिकेशन ओनली एज प्रिस्क्राइब। सारे खुद से मेडिकेशन लेने लगे उसका पता नहीं क्या क्या इंट्रैक्शन हो रही है, क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो पता नहीं चलेगा। तो इससे बेहतर ये है कि हम जो पेशेंट जो है प्रिस्क्राइब किया जाए उसको मेडिकेशन, चेक किया जाए, डॉक्टर या फिजिशियन उसको देता है, लिख के देता है, तो वही मेडिकेशन उसको लें। ताकि ज़्यादा वो बेहतर जानते हैं कि उसको क्या डोज देनी है, क्या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है, और अदर इंस्ट्रक्शन भी है किस तरह लेना है, आफ्टर मील लेना है, बिफोर मील लेना है, तो सारी बातें ये काउंट की जाती हैं। तो बात ये हुई कि जब प्रिस्क्राइब किया जाए तो जब ही ली जाए, मेडिकेशन खुद से ना ली जाए। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स बिहेवियर्स। देखिए एक्चुअली ये डीपली हम जाएँ तो उनमें फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पढ़ें, फिर आप केमिस्ट्री में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, और इवन फिजियो में पार्ट आता है इसका। यार इसका ताल्लुक हर एक से होता है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़ रहे थे, इसमें भी पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा एज अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स बिहेवियर्स भी इस पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से भी ड्रग में जो मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं। द फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक्स बिहेवियर ऑफ ड्रग्स में बी इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स की बिहेवियर चेंजेस आते हैं, चेंजेस आएंगे। जब वो चेंजेस आएंगे तो ड्रग में चेंजेस आ जाते हैं। वो क्या है, वो आठ मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बताए हैं। कंक्यूरेंट डिजीज, फिजियोलॉजिकल कंडीशन, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन। ये इनकी वजह से, ये कौन से फैक्टर है, इनकी वजह से सारे ड्रग इंड्यूस डिजीज में मतलब ये फार्माकोकाइनेटिक में फार्माकोडायनेमिक्स में चेंजेस आती है और इसकी बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ड्रग जो है साथ साथ उसके साइड इफेक्ट नमूदार होते हैं जो कि कोई डिजीज़ पैदा कर देते हैं जो कि नुकसानदेह होती है। ड्रग फूड इंटरेक्शन, देन 5 लाइफ स्टाइल फैक्टर also depend, genetic variability, adherence to prescribed therapy, and medication error से लास्ट सेमेस्टर में तफसील से आपको बताया भी था। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को बस याद कर लीजिए और इनकी देखिएगा। ये वो फैक्टर्स हैं जिसके फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस करता है। लास्टली जो है स्लाइड बताई गई है कि किस तरह हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, किस तरह अपने आप को इससे बचाया जा सके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 स्टेप बताए गए हैं, तो कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये है उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप इसको कैसे बचेंगे, और ये क्वेश्चन जो किए गए उनके आप आंसर दीजिए, और आंसर देंगे तो साथ साथ ये कवर होगा आपका ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़। यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़। ठीक बात है जी, हम इसको एलिमिनेट तो नहीं कर सकते इसका रिस्क, क्यों, तो ड्रग लेना तो नहीं छोड़ेंगे। ड्रग लेना छोड़ दें तो ज़ाहिर है हमने तो ट्रीटमेंट करना है किसी भी डिजीज़ का। अब ड्रग तो ले रहे हैं लेकिन हम कैन नॉट बी एलिमिनेट द रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज़। इसका रिस्क जो है हम एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक स्टेप टू डिक्रीज योर रिस्क। हम कम से कम कर सकते हैं, कम से कम कर दें, और उसके लिए कुछ स्टेप लिए जाते हैं और कुछ हमें एहतियाती की जाती हैं। आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर these 5 question whenever a new medication is prescribed। जब भी कोई नई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाए या दी जाती है तो कुछ बातों का ख्याल रखा जाए, कुछ सवालों को जहन नशीन किया जाए, अंडर कंसिड्रेशन किया जाए, और उसमें बताया जाए कि वो मेडिकेशन हमारे लिए क्या किस तक हद तक कैसी रहेंगी और कैसे प्रिस्क्राइब की जाएंगी, क्या हम इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि नहीं, और क्या वो ले सकते हैं मेडिकेशंस में
एज ए मेडिकेशन के तौर पे वो हमें कोई नुकसान तो पहुँचाएंगी कि नहीं पहुँचाएंगी। तो 5 स्टेप देखिएगा सर। नंबर वन, वाई आर यू प्रिस्क्राइबिंग दिस ड्रग। ठीक है ना, यानी पेशेंट बोल रहा है, ये पेशेंट कह रहा है कि ये कह सकता है, देखिए वैसे तो वो है आजकल डरते हैं लोग, डॉक्टर के सामने बैठे हैं बुद्ध बन के बैठ जाते हैं, और ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट और न डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए कि अपने आप को बादशाह समझ के जो है, बस मैं है, मैं लिख दिया और पत्थर में लकीर हो गया, मैं कह दिया हो गया। डांटते हैं बास लोग, बास बस इस तरह करते हैं रवैया ऐसा। ऐसा नहीं, फ्रेंडली होना चाहिए। जो पेशेंट पूछे, जो अंडरस्टैंडिंग उसको हो वो बताए। आजकल पेशेंट भी कुछ ऐसे होते हैं कि अनएजुकेटेड होते हैं, वो सवाल तो क्या करेंगे, वो तो उसको पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। तो पढ़े लिखे पेशेंट हो और इस तरह के सवाल करें और इसके बाद डॉक्टर्स भी कोऑपरेट करें, तो उन इससे जो है अंडरस्टैंडिंग होती है, और क्या चांसेस ये होते हैं कि ये इस तरह की डिजीज़ डेवलप ना हो और ना फैलें। तो व्हाट आर योर प्रिस्क्राइबिंग, यू प्रिस्क्राइबिंग दिस ड्रग, यानी कि ये प्रिस्क्राइब की जाती है, डॉक्टर कह रहा है ये इसके प्रिस्क्राइब की जा रही है कि आपको ये डिजीज़ है और इस वजह से दे रहे हैं, और ये इसमें दी जाती है और ये ठीक है। Every patient should be absolutely crystal clear on what they are actually taking। जो दवा हम खा रहे हैं पता होना चाहिए वो क्या चीज़ है, गोली किस लिए होती है, किस लिखाते हैं, इससे क्या चीज़ होगा, इसके हार्ट के लिए है। फिर 3 4 दवाएं खाई जा रही हैं, बल्कि मुट्ठी में डाल ली, पानी पी लिया, नहीं। ये मेडिकेशन है, पता भी ब्लड प्रेशर की है तो पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर की है, ये शुगर की है, ये जो है पेन किलर है, ये जो है एंटीबायोटिक है, ये कितने दिन लेनी है, ये कितने दिन लेनी है, ये आफ्टर फूड लेनी है, ये क्यों ले रहे हैं। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है, वो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ऐसा करना है, ऐसा करना है। अगर पेशेंट को ट्रीट करें, अभी आप तो स्टूडेंट भी हैं, तो एज फार्मासिस्ट भी हैं माशाल्लाह से, डॉक्टर फार्मासिस्ट हैं, और तो आप लोगों को तो और भी ये पेशेंट्स पेशेंट को एजुकेट भी करना है। पेशेंट को एजुकेट करें, नहीं तो पूछो, आप पूछते नहीं तो हम बताते हैं तुम्हें, जो फार्मासिस्ट बताए, डॉक्टर बताए। अगर पेशेंट पूछे भी नहीं तो आप बताएं। तो एवरी टाइम पेशेंट शुड बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, वो क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि वो क्या चीज़ जो है। ओके, and make sure you know the name of the medication and its expected effects. Number two, what are the primary caution with these medications? Okay, क्या सवाल है? What are the primary caution? Primary caution क्या हमारे, यानी इब्तदाई तौर पे हमें क्या एहतियात करेंगे, ये बताएं। एहतियाती प्राइमरी तौर पे, प्रिलिमिनरी तौर पे हम क्या एहतियात करें, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन ये होना चाहिए मेडिकेशन के मतलब क्या करें हम। तो ले रहे हैं तो क्या करेंगे, खाने के बाद लें, खाने से पहले लें, ये कोई 4 दिन लेना, 5 दिन लेना, 8 8 घंटे से लेना, ये सारी बातें। तो पहले क्या होगा, मेनी ड्रग्स हैव नो टॉक्सिसिटी, नॉन टॉक्सिसिटी। दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू वॉच फॉर एडवर्स इफेक्ट। बहुत सी दवाएं टॉक्सिसिटीज होती हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि इससे ये हो सकता है, तो इससे ये खाएंगे तो उससे नींद हो आ जाए, ये खाएंगे तो हो सकता है एसिडिटी शुरू हो जाएगी, लिक्विड लेंगे तो एसिडिटी शुरू हो जाएगी। ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो पता होगी तो ज़ाहिर, फिर खाने के बाद लेगा, एसिडिटी हो रही है तो पानी पी लेगा, खाना ले लेगा। नंबर थ्री, आर देयर एनी टेस्ट दैट कुड प्रिडिक्ट माई रिस्पॉन्स टू दिस ड्रग। क्या ऐसे कोई टेस्ट किए गए हैं कि ये मेडिकेशन जो है, ये समझ रहे हैं, आर देयर एनी टेस्ट, क्या कोई ऐसे टेस्ट है दैट कुड प्रिडिक्ट माई रिस्पॉन्स टू दिस ड्रग। ऐसे कोई टेस्ट किए, यानी इसको ये ड्रग जो होंगी, मेरी जो रिस्पॉन्स है, मेरी अलामतें हैं, मेरे जो सिम्टम है, यानी पेशेंट के जो सिम्टम हैं, उस ड्रग के हिसाब से ट्रीट हो जाएंगे, नहीं होंगे, दोनों में मैच हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये प्रिडिक्शन इसमें जो है, समझिए ना, प्रिडिक्शन में हमारा के आर देयर इज एनी टेस्ट दैट कुड प्रिडिक्ट माई रिस्पॉन्स टू दिस ड्रग। प्रिडिक्ट टू रिस्पॉन्स टू दिस ड्रग से मीन्स ये मुराद है कि ऐसे कोई टेस्ट हैं जिससे इस ड्रग, ये जो ड्रग दी जा रही है, इसके सिम्टम, साइन और सिम्टम मौजूद हैं, तो वो दिए जा रही है, दोनों में रिलेशन है कि नहीं है। सच टेस्टिंग इज नॉट येट कॉमन प्लेस, बट इट्स वर्थ आस्किंग अबाउट। अगर नहीं भी हुए, कभी टेस्ट नहीं होते, बगैर टेस्ट के होता है, अगर टेस्ट हो रहे हैं तो भी कर लें, जरूरी नहीं कि ऐसे किया जाए। हाउ, नंबर फोर है,
हाउ शुड आई टेक दिस मेडिकेशन। देखिए जो सवाल हुआ, देखिए इसका आप किसी का पेशेंट है, वो लड़ाई लग जैसे नहीं, ऐसा नहीं पूछना है, मतलब इस तरह से सवाल नहीं करना है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के तहत ये पूछना है कि मैं ये मेडिकेशन ले रहा हूँ, क्यों ये ले रहा हूँ, कि क्या मेरी कौन सी बीमारी से इससे ट्रीट होगा। इधर ये जो लिया है कि ये मेरे ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी या हाइपरटेंशन को कम करेगी, और चला कि कोलेस्ट्रॉल कम करेगी। हाउ शुड आई टेक दिस मेडिकेशन, और ये इसको मैं किस तरह लूँ। तो पहले पूछा था क्यों लूँ, है ना, पूछ रहा व्हाई यू प्रिस्क्राइब दिस ड्रग यू। फिर ये पूछा, प्राइमरी क्वेश्चन भी इसके ये था। फिर उसके बाद क्या कोई टेस्ट वगैरह किया कि नहीं किया इसका, और टेस्ट के मुताबिक वो सिम्टम के मुताबिक है कि नहीं है। एंड चौथा ये था, शुड आई टेक दिस मेडिकेशन, हाउ शुड आई टेक दिस मेडिकेशन। शुड आई टेक का मतलब ये नहीं कि मैं क्यों लूँ, ये नहीं, ये क्यों ले रहा हूँ वो तो पता चला कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, इसके लिए, ये इसके लिए। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल के लिए ले रहे हैं या पेन के लिए ले रहे हैं, तो पेन के लिए ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है खाली स्टमक नहीं लेंगे। एंटीबायोटिक है तो ज़ाहिर मोस्टली जो है आफ्टर फूड ले रहे होते हैं, बास के सिवा सिवाय कुछ के। कुछ एंटासिड पहले लेते हैं, कुछ जो है प्रोटोन इनहिबिटर्स के खाने से पहले ली जाते हैं। विद फूड है, विदाउट फूड है, फर्स्ट टाइम इन द मॉर्निंग, किसी को मॉर्निंग में ले लेना है, किसी को लेट नाइट लेना है, किसी को सोने से पहले लेना है, किसी को कितने दिनों तक चलाना है, या किस रूट से देना है, आईवी देना है, आईएम देना है। ठीक है, कुछ टैबलेट है तो वो भाई वो रेक्टल है, तो ये रेक्टल है तो किसी को पता नहीं होता, तो वो समझता चबाना है, तो ये भी किया, ऐसे भी सुनने में आया है कुछ बातें। तो ये भी इसकी टीचिंग होनी चाहिए, और वो आस्क होने सारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाउ शुड आई टेक दिस मेडिकेशन, मैं किस तरह ये मेडिकेशन लूँ। समझ ये नहीं कि मैं क्यों लूँ क्या नहीं, हाउ शुड आई टेक, हाउ शुड यानी क्यों लूँ, क्या मतलब कैसे लूँ, मतलब मेन मीनिंग होगी कैसे लूँ, किस तरह लूँ ये मेडिकेशन। ठीक है जी, वो सारी बातें इसमें बता दी हैं कि क्या क्या हो सकती है, विद विदाउट फूड, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट, फॉर हाउ लॉन्ग, बाय वॉट रूट। ओके, then fifth and last question I developed, and what is that, it is how is this drug eliminate from the body। हालांकि ये क्वेश्चन पेशेंट का नहीं है, आमतौर पर पेशेंट नहीं करते, लेकिन नॉलेज में ये भी होना चाहिए पेशेंट के कि ये ड्रग जो है एलिमिनेट बॉडी से कैसे होती है। ले तो ली है, अब कितने घंटे बाद एलिमिनेट होगी तो अगली डोज कब लेनी पड़ेगी, ये फायदा है ना। इफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेज बाय द किडनी और बाय द लीवर, तो इससे क्या पता चलेगा, देख बाय द किडनी बाय द लीवर कहते हैं, उसकी किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को लीवर प्रॉब्लम है, तो वो हमेशा उसका जहन खुल जाएगा कि हाँ देखो, नहीं नहीं मुझे तो लीवर का ये मसला है, मुझे किडनी में ये है भाई। तो इस तरह भी हो जाता है, तो ये बात करने से किडनी की यार दो जगह से एलिमिनेट होती है ना आमतौर पर, तो इन दोनों जगहों से पता चल जाता है कि ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं रहेगी। इसलिए कि वरना क्या होता है कि आमतौर पर ड्रग इंड्यूस डिजीज इनसे भी रिएक्ट करके और इस तरह चीज़ें बनाती हैं। तो on the key things is for the patient to be conscious and aware of the medication they are taking and ask question। उसमें की थिंग क्या हुई, जो इस स्लाइड में, उस स्लाइड को मैंने टाइम भी इसलिए ज़्यादा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर की इंटरेक्शन आपस में अच्छी होगी, तो ये जो है प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी पेशेंट अपने को किस तरह या किस तरह जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, और कम से कम ये ड्रग इंड्यूस डिजीज DID कम से कम हो। और ये की थिंग्स हैं इस फॉर पेशेंट टू, ये अवेयर होना चाहिए कि मेडिकेशन के बारे में कि किस तरह करना है, ये आज क्वेश्चन करना है। ये वाला लेक्चर की इसकी भी आप तैयारी करें, इसको भी आप देखें, पॉइंट्स पे बनाएं, और इसको मैं साथ साथ इसको यूट्यूब चैनल में भी आप इसको देखिएगा, और यूट्यूब को इसको चैनल जाके सब्सक्राइब करिए, और ताकि और भी लेक्चर आप इसमें आप देख सकें। ठीक है जी। अब ड्रग इंड्यूस डिजीज़ के बारे में शुरू तो किया, इसको शेयर होंगे, एक लेक्चर और दे दूँ और उसमें आप बता दूँ कि डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था ड्रग थेरेपी से ताल्लुक था, और MTM जो है मेडिसिन थेरेपी मैनेजमेंट, वो भी आपने अच्छी तरह देखा होगा, और उसमें आपने कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, और आपका भी शुक्रिया कि आपने लेक्चर अटेंड किया, और इसको आप दूसरों तक भी पहुँचाइए जो अभी जिनको लेक्चर की पता नहीं,
या देख नहीं सके, उसको एलएमएस में हमें अपलोड करूँगा तो एलएमएस में भी दिखेगा, और गूगल ड्राइव के ज़रिए इसमें लिंक में शेयर करूँगा, साथ साथ यूट्यूब चैनल में भी। ओके, अस्सलाम, गुड बाय।